समरसता सपोर्ट करते हैं। संगम टॉकीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। आज हम उन कहानियों से आपको रूबरू करवाते हैं जो समाज में बदलाव की बुनियाद रख रही है। आज के एपिसोड में हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी संस्था से जो देश के 12 से ज्यादा राज्यों में अपनी सेवा और समर्पण के साथ समाज में समरसता और समानता की अलख जगा रही है। हम बात कर रहे हैं समरसता सेवा संस्थान की, जिसकी स्थापना प्रख्यात समाज सेवी श्री सुनील शर्मा जी द्वारा की गई है। आपका बहुत स्वागत है संगम टॉकीज पर। नमस्कार सुमन जी, आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। समरसता सेवा संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और जरूरतमंदों की सहायता जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। संस्था का उद्देश्य है समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार, अवसर और सम्मान दिलाना और हर वर्ग के बीच सौहार्द और समरसता का पुल बनाना। इसके साथ ही आपको बताते चलते हैं कि इस पूरे आयोजन के बारे में आज हम जानेंगे और इसके साथ ही सेवा संस्थान की यह प्रेरणादायी यात्रा कहाँ से शुरू हुई वो भी सुनील जी से जानेंगे। जी सुमन जी, यात्रा तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर हम कहें कि लिपिबद्ध तरीके से लिखा पढ़ी में बात करें तो 6 जनवरी 2024 का वो शुभ दिन था, जिस दिन समरसता सेवा संस्थान का शुभारंभ किया गया लिखा पढ़ी रूप में। बाकी तो हम कई वर्षों से इस पे निरंतर कार्य कर रहे हैं। समाज में कैसे हम समानता, समृद्धता, शिक्षा को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन 6 जनवरी का दिन ऐसा था कि उस दिन से हमने इसको लिखा-पढ़ी रूप से शुभारंभ किया और अभी तक हम पूरे भारत में लगभग-लगभग 12 राज्यों में फुल स्विंग रूप से काम कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत मतलब युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। तो यही है हमारी अभी तक की जो जर्नी है। जी, अगर मैं बात करूं समरसता सेवा और समानता को ही आपने संस्था का मूल रूप क्यों रखा है? आ, आपका प्रश्न जो है ना बहुत मतलब हैवी वेटेड है। इसलिए हैवी वेटेड है क्योंकि आज समाज में क्या है, बहुत सारी बुराइयां हैं। उन बुराइयों में एक बुराई है कि एक दूसरे को सम्मान ना दे पाना। दूसरा, किसी भी अगर हम समाज की अच्छे से कहें कि कैसे उसको सुदृढ़ बनाया जा सकता है, तो उसमें अगर समानता का भाव नहीं रहेगा, समरसता का भाव नहीं रहेगा, तो नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के रूप में प्रस्तुत करूँ कि एक कोई थाली है, उस थाली में 10 रोटियाँ रखी हैं। अगर उन 10 रोटियों में 4 लोग मिलके 8 रोटी खा लें और बाकी के जो लोग हैं, उनको केवल 2 रोटी मिले, 4 लोगों को खूब सम्मान मिले, बाकी के लोगों को सम्मान ना मिले, तो कहीं न कहीं एक कुंठा मन में, एक कहीं न कहीं गुस्सा मन में पलता है। तो हमारी संस्था के माध्यम से हम समाज में इस तरीके के जो विभेद हैं, सम्मान की जो संकट है, उसको दूर करने का एक इनिशिएटिव है और उस इनिशिएटिव को हम सेवा के माध्यम से कर रहे हैं। बिल्कुल। जब आपने संस्था की शुरुआत की थी तो आपके सामने ऐसी कौन-सी चुनौतियाँ रही जिसका सामना करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था? अ, किसी भी संस्था को शुरू करने के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, वो टीम निर्धारण होता है कि आपके साथ कौन-कौन लोग हैं। अगर आपकी टीम अच्छी है, तो आप किसी भी असंभव से असंभव कार्य को करने में आपको तनिक भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने टीम निर्धारण करने में चूक की, तो बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। मेरे साथ भी आया, लेकिन कहीं न कहीं धीरे-धीरे होते-होते अब हमारे पास एक इतनी अच्छी टीम है, इतना डेडिकेटेड टीम है कि अगर हम कोई भी कठिन से कठिन कार्य का बीड़ा उठा लेते हैं, तो उसको मिनटों में सॉल्व कर लेते हैं। ऐसी कोई चुनौती आपको याद है अभी? अ, चुनौती बहुत सारी है, बहुत सारे लोगों के इच्छाएँ, अपेक्षाएँ होती हैं और कभी क्या होता है, समय नहीं होता है कि उस समय से उनको उनकी इच्छाएँ, अपेक्षाएँ पूर्ण की जा सकें। और समाज में चूँकि जब हम जाते हैं और इस तरीके के कोई कार्यों के विषय में बताते हैं, तो लोगों में एक्सेप्टेंस थोड़ा कम होती है और वैसे भी अगर आप नया कोई चीज़ लेके जा रहे हो, तो बहुत संकट होता है। लेकिन जब आप लगातार करते रहते हैं, निरंतर कोई कार्य करते रहते हैं, तो आपकी एक लेगेसी क्रिएट होती है, पीछे आपके कार्य दिखने लगते हैं
कि ये ऑर्गेनाइज़ेशन या यह व्यक्ति ये कार्य निरंतर कर रहा है। और जब आपके पास में एक लेगेसी तैयार हो जाती है, तो फिर समाज में कहीं कोई संकट नहीं आता है, फिर आपका बढ़-चढ़ के लोग सपोर्ट करते हैं। और ऐसे ही ठीक समरसता सेवा संस्थान के साथ में हो रहा है कि जनवरी 2024 में इसका शुभारंभ हुआ और आज हम मई में बैठे हैं, मई 2025 में। इतने ही दिनों में हम लगभग भारत देश के करीब 12 राज्यों से ज़्यादा में इसको फुल स्विंग रूप से काम कर रहे हैं। जिसके आयामों की अगर हम बात करें तो मेनली हम महिलाओं पे काम कर रहे हैं। चूँकि महिला की अगर हम बात करें तो पूरे देश की जो आबादी है, अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें, तो 140 करोड़ आबादी में 50% मातृशक्तियाँ हैं। और क्योंकि मेरा विषय वहाँ पे है कि अगर किसी भी परिवार की महिला स्वस्थ है, शिक्षित है, स्वावलंबी है, तो उस परिवार में कोई भी संकट नहीं होता है। और अगर परिवार में संकट नहीं है, तो उस सोसाइटी में संकट नहीं होगा। सोसाइटी में संकट नहीं है, तो उस एरिये में संकट नहीं होगा। और एरिये में अगर संकट नहीं है, तो पूरे देश में संकट नहीं होगा। इसलिए हमारा मुख्य विषय उन मातृशक्तियों के लिए काम करना है, जो कहीं न कहीं स्वास्थ्य से, शिक्षा से और रोज़गार से वंचित हैं। बिल्कुल। आपकी संस्था अभी 12 राज्यों में काम कर रही है, तो क्या अनुभव रहे हैं अभी तक? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, जैसा आपको मैंने अभी बताया कि शुरुआती दौर में तो संकट था। लोगों से बात करने में, उनको जोड़ने में बहुत संकट होता था। लेकिन अब ऐसी कोई संकट नहीं है। अब तो पूरा समाज अपने साथ है और हर वर्ग के लोग संस्था का साथ दे रहे हैं और संस्था निरंतर नए कार्य करने के लिए रेडी रहती है। और हम लोग तो मतलब चूँकि जागरूकता है, सेवा है, तो निरंतर और हर महीने लगभग कुछ न कुछ करते रहते हैं। जी, अब 12 राज्यों में जो संस्था का कार्य चल रहा है, तो उससे क्या-क्या प्रभाव अभी तक देखने को मिल रहे हैं? प्रभाव अगर हम देखें तो चूँकि हमने आपको बताया कि महिलाओं पे हम लोग काम कर जी, रहे हैं, महिला स्वास्थ्य के प्रति काम कर रहे हैं, शिक्षा के प्रति। तो चूँकि हमारा जो कोर सब्जेक्ट है इस समय, वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली एक घातक बीमारी है। अगर हम इस बीमारी के बारे में बात करें, तो हमारी जितनी मातृशक्तियाँ हैं, अगर हम 140 करोड़ को बाइफरकेट करते हैं, उनकी संख्या के हिसाब से, तो 140 का 70 करोड़ मातृशक्ति हैं। उन मातृशक्तियों में अगर हम अवेयरनेस के बारे में बात करें, तो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। जो शहरों में मातृशक्तियाँ रह रही हैं, उनको कुछ तो जानकारी है। लेकिन गाँव में अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पे नहीं है। तो पहले तो इस घातक बीमारी के विषय में हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं। जागरूकता के साथ-साथ में और भी कई सारे आयाम हैं, वो आगे मैं आप जैसे-जैसे आपके बिल्कुल। प्रश्न होंगे, मैं बताता रहूँगा। बिल्कुल, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी जैसे ग्रामीण और शहरी इलाकों में सामाजिक चुनौतियों की बात करें तो वो क्या-क्या हैं? अ, ग्रामीण में थोड़ा-सा ये है कि शिक्षा का अगर हम रेशियो देखें तो कम है, तो वहाँ पे अपनी बातों की एक्सेप्टेंस जो है ना स्वीकार्यता कम होती है। लेकिन अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में चूँकि उन्हीं गाँव से निकल के एक जो क्रीम क्राउड होता है वो शहर की तरफ आता है, अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए। तो जब हम किसी बीमारी के विषय में, किसी जागरूकता के विषय में बात करते हैं, तो शहरों में काम करना थोड़ा आसान होता है। और गाँव की अगर हम बात करें, थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन अब धीरे-धीरे दोनों ही जगहों पे चीज़ें ठीक हो रही हैं। जी। सेवा संस्था जो है वो किस तरीके से महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है? शिक्षा के तो अभी हम लोग शिक्षा में इनिशिएट नहीं कर पाए हैं, लेकिन स्वरोज़गार और उनके स्वास्थ्य पे काम बहुत तेज़ी से युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। जैसे हमारी चूँकि संस्था जैसा मैंने बताया कि 12 राज्यों में काम कर रही है। तो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सरकार की एक योजना है ओडीओपी, जी। ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हमारी संस्था से जुड़ी हुई बहुत सारी मातृशक्तियाँ हैं, जो अपने ज़िले के जो प्रोडक्ट एज़ पर ओडीओपी अलॉटेड है, वो अपने घर पे बना रही हैं। हमारी संस्था उनको समय-समय पे ट्रेनिंग उपलब्ध कराती है, समय-समय पे उनकी जो मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, उसको उपलब्ध कराती है। जहाँ कहीं सरकार से आवश्यक चीज़ें होती हैं, उसके लिए सरकार
और उनको कनेक्ट करती है। जैसे अगर हम बात करें तो स्वयं सहायता समूहों की, उत्तर प्रदेश में लाखों स्वयं सहायता समूह हैं महिलाओं के, जिनमें हमारी बहुत सारी मातृशक्तियाँ हैं जो हमारी संस्था के साथ में जुड़ी हुई हैं और मिलकर वो लगातार कोई न कोई नवाचार कर रही हैं और अपने वो स्वयं के लिए सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं। बिल्कुल। अगर युवाओं की बात करें, अब संस्था से आप किस तरीके से युवाओं को जोड़ रहे हैं और युवाओं से क्या उम्मीद कर रहे हैं संस्था के लिए? युवाओं की अगर हम बात करें तो किसी भी कहते हैं ना, अगर हम अपने लाइफ साइकिल की बात करें तो कहते हैं कि जवानी जब तक है तब तक कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारा देश है, उस देश की जो ताकत है वो है युवा। युवा जिस दिशा में जाता है उसी दिशा में समाज जाता है। तो चूँकि अब युवा तेज़ी से सोशल मीडिया है और अलग प्रकार के सूचना के माध्यम हैं। उन सूचना के माध्यमों से धीरे-धीरे युवा हमारा अवेयर हो रहा है और जब हम उनके साथ में कोई भी बात बताते हैं तो वो पूरी ऊर्जा के साथ में लग रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर बात करें हम किन नए क्षेत्रों में संस्था काम करना चाहती है फिलहाल? नए क्षेत्र तो बहुत हैं, लेकिन चूँकि अभी जिस क्षेत्र पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो इसमें इतनी असीम संभावनाएँ हैं काम करने की, इतनी काम करने की डेप्थ है, तो पहले तो अभी इसी विषय पे फ़ोकस है। चूँकि जब आप इस विषय पे तमाम सवाल करेंगी, तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल जानकारी दूँगा कि कितना डेप्थ है इसमें काम करने के लिए। बिल्कुल। अगर भविष्य में बात करें, भविष्य में समरसता सेवा संस्थान का क्या विज़न रहने वाला है? अ, मेरा और संस्था का अगर हम विज़न के बारे में बात करें, तो विज़न एक ही है कि हमारे देश में जितनी जनता है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, वो स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, शिक्षित रहें और आपस में एक-दूसरे के प्रति कोई भी वैमनस्यता ना रहे, आपस में सभी लोग मिल-जुल के रहें। इस दिशा में हमारी संस्था जो भी कुछ संभव होगा, वो सब अपने सीमित संसाधनों से करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। बिल्कुल। व्यक्तिगत तौर पर समाज सेवा से आपको क्या सीख मिली है, जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे? समाज सेवा से अगर हम बात करें कहीं नौकरी कर रहे होते, तो हमारी 10 से 6 की जॉब में हम केवल अपने कुछ जो कलीग हैं, उनसे मिल पाते या हमारे जो कस्टमर्स हैं, हम उनसे मिल पाते। लेकिन समाज सेवा में चूँकि हम निरंतर क्षेत्रों में काम करने के लिए निकलते हैं, तो अलग-अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जीवन की जो पढ़ाई अधूरी रह गई थी, वो समाज सेवा के माध्यम से समाज में जब जाते हैं, तो कुछ न कुछ निरंतर और प्रतिदिन सीखने को मिल रहा है। हमारे दर्शक अगर समरसता सेवा संस्थान से जुड़ना चाहें या इसमें सहयोग देना चाहें, तो कैसे जुड़ सकते हैं? अ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है। तो समरसता सेवा संस्थान एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे कोई भी व्यक्ति, आपका दर्शक हो या पूरे देश में या पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति हो, हमारे साथ जुड़ सकता है। हमारे मिशन और विज़न, चूँकि हमारा मिशन और विज़न ऐसा है कि वो यूनिवर्सल है, यानी कि महिला के स्वास्थ्य की बात करना किसी भी देश में चले जाएँ, किसी भी राज्य में चले जाएँ, सब जगह है। उनकी शिक्षा की बात की जाए, सब जगह है। उनके स्वावलंबन की बात की जाए तो सब जगह है। तो मैं आपके सारे दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि समरसता सेवा संस्थान जहाँ भी हमारे कहीं कोई भाई-बंधु काम करते हुए मिलें, तो वो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। आप उनका सहयोग करें और हो सके तो मिल के एक बड़ी लाइन खींचते हैं, मिल के काम करते हैं, जिससे देश में इस तरीके की जो भी बुराइयाँ हैं, उसको दूर करके देश को पुनः एक जैसे कहा गया है ना कि सोने की चिड़िया, पुनः हम सोने की चिड़िया बनाएँ। राम राज्य जैसी स्थिति को फिर से क्रिएट करें कि एक-दूसरे के मन में प्यार हो, सम्मान हो, इज़्ज़त हो। तो इसी दिशा में हम चाहेंगे कि आपके सारे दर्शक संस्था से जुड़ें। सुमन जी, जैसा आपका प्रश्न था कि संस्था और क्या-क्या करती है? तो मैंने अभी थोड़ी बातें की हैं, उसको मैं थोड़ा-सा विस्तृत रूप से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। कि सर्विकल कैंसर महिलाओं में होने वाली हाइजीन से एक बड़ी बीमारी है, जिसका अगर हम बात करें मोर्टेलिटी रेट, जब भी स्क्रीनिंग होके आता है कि इनको सर्विकल कैंसर है, तो उनकी जो मोर्टेलिटी यानी कि अगर हम डेथ रेट की बात करें,
तो उसका रेट है 64%। हमारी संस्था के माध्यम से इसको जागरूकता फैलाई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो, जिससे उनको पता चले। इसके अलावा चूँकि भारत सरकार और कई सारी राज्यों की सरकारें भी हैं, जो इसके टीकाकरण की भी व्यवस्था कर रहे हैं। चूँकि इसका जो टीका है, यानी कि इसकी वैक्सीनेशन है, बहुत हाई कॉस्ट की है, लेकिन बहुत सारे राज्य की सरकारों ने इसको सब्सिडाइज़ करके अपने-अपने हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कराया है। तो चूँकि अगर हमारे समाज में जागरूकता होगी, तो एटलीस्ट हम अपनी जो बेटी-बहनें हैं, उनको हम उस जगह तक पहुँच के एटलीस्ट वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि इसको रिड्यूस करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने राम मनोहर लोहिया संस्थान है लखनऊ में, वहाँ पे वैक्सीन उपलब्ध है मात्र ₹1200 में। तो आपके माध्यम से मैं अपनी उत्तर प्रदेश की जनता को और साथ-साथ पूरे देश की जनता को जागरूकता के लिए बताऊँगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए विशेष कि हमारी जो माताएँ-बहनें और जो बच्चियाँ हैं, उनको वैक्सीनेशन के लिए एक बड़ा माइलस्टोन कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वो एक बार वहाँ पे संपर्क करें और जो हमारी बच्चियाँ हैं, उनको वैक्सीनेट ज़रूर कराएँ। चूँकि ये विषय जो है ना बहुत बड़ा है। अगर हम बात करें कि डेटा की, डेटा बहुत सारा डेटा है, लेकिन मैं आपको एक अर्लीस्ट डेटा बताता हूँ। 2024 में 2024 में टोटल स्क्रीनिंग के माध्यम से जो डेटा निकल के आया, वो 6,60,000 महिलाओं में सर्विकल कैंसर पाया गया और उसमें से 3,50,000 महिलाओं की डेथ हुई। तो अगर हम डेथ रेशियो की बात करें, तो वो 50% से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही घातक है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो सभी परिवारों को, सभी माताओं-बहनों को मैं कहूँगा कि अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर कराएँ कि अगर ऐसा कुछ है, तो उसके समय रहते उसको हम उपचार की तरफ जा सकें और प्रिवेंशनरी उसको आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये बीमारी इतनी खतरनाक है और इसको कहीं न कहीं जो इसका कारक है, उस कारक के लिए मैं एक स्टेप और अपने पास से जोड़ना चाहूँगा। हमारी संस्था सर्विकल कैंसर की जागरूकता के साथ-साथ में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड पे भी काम कर रही है। क्योंकि अगर मैं डेटा की बात करूँ, एक मतलब 2011 की जनगणना की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उस समय हमारी जनसंख्या मतलब 140 करोड़ थी, तो उसकी आधी जनसंख्या हुई 70 करोड़ मातृशक्ति की। और उसमें से भी मैं आधा कर देता हूँ, तो 35 करोड़। 35 करोड़ का मतलब हुआ कि 35 करोड़ महिलाएँ ऐसी हैं, जिनको पीरियड्स आते हैं, क्योंकि मैं 35 करोड़ ऐसा मानता हूँ कि जो 12 साल से कम की बच्चियाँ हैं और 50 साल से ऊपर की हैं। तो 50% यानी कि हम 35 करोड़ की बात करते हैं। अभी आईसीएमआर का डेटा भी है कि 33.6 करोड़ महिलाओं में एवरी मंथ पीरियड्स होते हैं। अब हम उसकी अगर हम बात करें पैड्स की, देखिए ये बहुत मतलब सेंसिटिव विषय है और मैं एक पुरुष होके बात कर रहा हूँ, तो शायद मुझे लगता है कि सभी को इस तरीके से बातचीत करनी चाहिए और हमारी मातृशक्तियों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि सैनिटरी पैड्स की। सैनिटरी पैड जितने भी मार्केट में अभी उपलब्ध हैं, उनमें से अगर हम देखें तो बहुतायत रूप से वो प्लास्टिक, यानी कि अगर हम आईसीएमआर की डेटा मैं बता रहा हूँ, मेरा अपना कोई डेटा नहीं है। आईसीएमआर की डेटा मैं बता रहा हूँ कि उसमें 90% प्लास्टिक होता है। अगर हम उस प्लास्टिक की बात करें, तो 2 रूप से हार्मफुल कर रहा है। एक तो वो प्लास्टिक वेस्ट हम कहीं न कहीं फेंकते हैं। अगर मैं आपको डेटा फिर से बताऊँ, तो 1200 करोड़ पैड्स पर ईयर यूज़ होते हैं इन इंडिया। अगर हम उस डेटा के बारे में बात करें, तो 1,13,000 टन कचरा 1 साल में प्लास्टिक वेस्ट का बन रहा है, जो कि अगर हम उसको सड़ने की बात करें, वैसे तो प्लास्टिक सड़ता नहीं है, लेकिन अगर हम उसके सड़ने की बात कर भी लें, तो उसकी जो ड्यूरेशन है, वो 700 से 900 वर्ष है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं 1,13,000 टन पर ईयर कचरा निकल रहा है, ये कचरा तब है। मैं आपसे ही एक सवाल कर लेता हूँ
कि हमारी जो देश की वो 35 करोड़ माताएँ-बहनें हैं जो पीरियड्स साइकिल में एवरी मंथ रहती हैं, उसमें से 70% गाँव में रहती हैं जी। और अभी भी गाँव में कहीं न कहीं अवेयरनेस की कमी है, वहाँ पे पैड्स अवेलेबल नहीं हैं। तो आप सोचिए कि मेरा ऐसा आंकड़ा है कि 70 से 80% महिलाएँ अभी भी वहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रही हैं, जो शहरों से कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर इतनी कम संख्या में यूज़ हो रहा है और तब इतना वेस्ट है, अगर हम सभी तक ये पैड्स जो चल रहे हैं उसको अगर हम पहुँचा पाएँ, तो सोचिए कि कितना वेस्ट मटेरियल होगा और वो वेस्ट मटेरियल चूँकि उसमें केमिकल्स होते हैं जब हम उसको किसी मिट्टी में मतलब खोद के उसको डाल देते हैं, तो उस बैक्टीरिया से जितने भी हमारे मतलब कि फर्टाइल जो लैंड को फर्टाइल करते हैं, वो सारे बैक्टीरियाज़ को वो मार देता है। यानी कि उस पैड से क्या-क्या नुकसान हो रहा है। एक तो माताओं-बहनों में बहुत सारे प्रकार की बीमारियों को वो जन्म दे रहा है, क्योंकि हमारे ऑफ़िस की जाने वाली माताएँ-बहनें जो हैं, वो सुबह पैड्स का इस्तेमाल किया और वो शाम तक रखा रहता है। कोई एयर वेंटिलेशन नहीं, बहुत सारी बीमारियों को वो जन्म देता है। मैं कैमरे पे बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, लेकिन इस सब को अवेयर होने की आवश्यकता है। तो मेरा जो मैं डेटा की बात कर रहा था कि अगर हम इसको जो भी कम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से इतना वेस्ट है, तो सोचिए कि जब सभी लोग यूज़ करेंगे, तो कितना वेस्ट होगा। इसलिए हमारी संस्था एक मुहिम चला रही है। वो मुहिम ये है कि जितने लोगों के पास अभी तक पैड्स अवेलेबल हैं, वो हर महीने यूज़ करते हैं। उनका जो पैड है, वो प्लास्टिक पैड की बजाय हम उसको बायोडिग्रेडेबल में कन्वर्ट कर पाएँ, जो कि जल्दी से उसको क्योंकि बायोडिग्रेडेबल पैड्स जो होते हैं, वो मैक्सिमम 1 ईयर में वो कंपोस्ट खाद बन जाते हैं। हुँ। उसमें ऐसे कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज़ नहीं होते। चूँकि वो इस तरीके से बनाया ही जाता है। तो हमारी संस्था का एक मुहिम है और मिशन है। इस मिशन में हम लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं कि जो मातृशक्तियाँ इस्तेमाल कर रही हैं पैड्स, वो बायोडिग्रेडेबल में आएँ और जिनको अभी नहीं मिल रहा है, उन तक अगर पहला पैड पहुँचे तो वो बायोडिग्रेडेबल पहुँचे, जिससे हम प्लास्टिक मुक्त भारत की तरफ एक कदम बढ़ा पाएँ, क्योंकि जब ये इतने वेस्टेज होंगे, तो हमारी कहीं न कहीं फर्टिलिटी यानी कि उर्वरा कम होगी, हमारा भूमि बंजर हो जाएगा, हमारी पैदावार कम होगी, कहीं न कहीं उससे पानी दूषित होगा और कहीं न कहीं एयर भी दूषित होगा। तो इन सब को रोकने के लिए हमारी संस्था 12 राज्यों में अभी तक ये एक प्रयास कर रही है कि हम लोग कितना कम से कम सैनिटरी पैड जो प्लास्टिक वाले हैं उसको कितना कम से कम किया जाए और बायोडिग्रेडेबल को कितना बढ़ावा दिया जाए। तो इस मिशन पे हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। जी। तो दोस्तों आज की बातचीत से एक बात फिर साफ हो गई है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। अहिल्याबाई होलकर जी जैसे महान व्यक्तित्व जैसे प्रेरणा लेकर अगर हम समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य, अधिकार और सुरक्षा पर खुलकर बात करें, तो समाज को एक नई दिशा मिल सकती है। सुनील शर्मा जी और समरसता सेवा संस्थान का ये प्रयास सराहनीय है और हमें उम्मीद है कि ये आयोजन एक नई सोच की शुरुआत बनेगा। अगर आप भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं या इसे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो समरसता सेवा संस्थान से संपर्क करें और इस परिवर्तन की यात्रा का हिस्सा बने। आप देख रहे थे संगम टॉकीज, जहां हम समाज की आवाज को आपके दिल तक पहुंचाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।